नेक्स्ट मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रपोज किया 1898 में। ओके, उसके बाद उस मॉडल में कुछ खामियां थीं, कुछ गलतियां थीं, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम सबसे बेसिक चीज़ थी जिसको जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए अपने स्टूडेंट्स के साथ, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एटम का एक पर्टिकुलर शेप हमको बताया, और उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में कहाँ पर लोकेटेड होते हैं वो उन्होंने बताया। ठीक है, और बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, इतना फेमस एक्सपेरिमेंट है कि क्लास 12th में एक बार फिर से आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, एटम का चैप्टर आता है फिजिक्स में, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 12 भी होता है, तो वहाँ पर जा करके फिर से हम आपको एटम का ये पूरा डिस्क्रिप्शन दोबारा से पढ़ाएंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना हमारी फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। इसके डिस्कवरी के बाद एटम का शेप हमको समझ में आ गया कि एटम कैसा होता है। हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, खामियां हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खामियां हैं, उस पर हम अभी लास्ट में डिस्कशन करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ, और जो पुराना मॉडल हमारा थॉमसन मॉडल था उसमें जो लिमिटेशंस थी उसमें जो गलतियाँ हो रही थी, जो चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसको ये मॉडल एक्सप्लेन कर लेता है। ठीक है, और काफ़ी हद तक ये उससे अच्छा मॉडल है एटम का। ठीक है, अभी तक हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, देखिए इन्होंने जब ये मॉडल प्रपोज किया था उस समय का टाइम पीरियड क्या है, 1911। ठीक है, न्यूट्रॉन 1932 में खोजा गया था कैडविक के द्वारा। ठीक है ना, तभी 1932 नहीं आया है, मतलब न्यूट्रॉन के बारे में अभी मालूम नहीं है। तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके बेसिस पर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। सिर्फ यही दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको पता थे उनके टाइम पीरियड पर जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत थी। ठीक, नंबर 1 एक ऐसी चीज़ जिसको बहुत पतला किया जा सके। ठीक, पतला किया जा सके मतलब कोई एक ऐसी धातु चाहिए थी, एक ऐसा मेटल चाहिए था जिसको पतला करते 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 100 नैनोमीटर तक पतला कर सकें, या 0.00004 सेंटीमीटर तक पतला कर सकें। और ऐसा एक ही मेटल हमको मिलता है, वो है गोल्ड। आज के डेट में तो और भी मेटल्स हैं जिनको हम इतना पतला कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने गोल्ड यूज़ किया। इतने पतला मेटल को, इतने पतले मेटल को क्या बोलते हैं, फॉइल। ठीक है, पतला जब कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फॉइल बोला जाता है। तो गोल्ड फॉइल बेसिकली उन्होंने यूज़ किया, और एक ऐसी चीज़ चाहिए थी, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो गोल्ड फॉइल हो गई, दूसरी चीज़ ऐसी चाहिए थी जो हम उससे स्ट्राइक करवा सकें गोल्ड फॉइल से। ठीक है, और वो सबसे बढ़िया था अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। किसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बोलिए कौन से पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो सिर्फ 2 प्रोटॉन रह जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और 4 उसका मास होता है, 4 AMU, एक हीलियम के न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अल्फ़ा पार्टिकल क्या चीज़ है, क्या, हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, किस यूज़ में हम इसको लेते हैं, बम्बार्डिंग कराने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। गोली जैसे अल्फ़ा पार्टिकल हम शूट करते हैं किसी मेटल के साथ, तो वो इतना छोटा होता है कि अंदर जाके न्यूक्लियस को भी तोड़ देता है। एटम को तो तोड़ता ही है, उसके अंदर न्यूक्लियस को भी हिट करता है, इतना छोटा होता है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, इसलिए हम लोग एटम को तोड़ने के लिए, उसको फोड़ने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, उसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक, ओके। अब अल्फ़ा पार्टिकल आएगा कहाँ से, तो पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते रहते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, एस्ट्राटीन है, तो ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं हमारे पास जिनसे कंटिन्यूअसली बिना कुछ किए रेडिएशन निकलते रहते हैं। अब उस रेडिएशन में अल्फ़ा पार्टिकल भी होता है, गामा रेज भी होती हैं, बीटा रेज भी होती हैं, उससे हम अल्फ़ा पार्टिकल निकाल सकते हैं। क्या करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके 2 प्लेट लगा देंगे, पॉजिटिव निगेटिव। अल्फ़ा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो किधर मुड़ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। बस उसी के रास्ते में हम ये सारे ऑक्यूमेंट लगा देंगे। समझ में आया, ओके। अब देखिए
हाँ, दिस इज द मॉडल विच इज proposed in 1911. Thin foil of metal or gold foil about 100 nanometer और 0.00004 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी समझ लीजिए बहुत छोटा होता है ये। ओके, आर बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल्स विच आर फाउंड फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखिए, जैसे हमने रेडियम ले लिया, तो इसमें से कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकलते रहेंगे, सारे एलिमेंट्स इससे निकलेंगे। कौन कौन से? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, एक्स रेस, सारी चीज़ें इससे निकलती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे जो रेडिएशन निकलता है चारों तरफ निकलता है, तो इसको लेड के ब्लॉक में रख देते हैं। लेड की खूबी ये है कि ये क्या करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और निकलने नहीं देगा। एक पतला सा छेद इसमें करते हैं लेड के सामने, ताकि रेडिएशन सिर्फ हमको सिंगल डायरेक्शन में मिल सके। बहुत छोटा सा छेद है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रेडिएशन निकलती है, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा क्या फायदा कि अल्फा पार्टिकल निगेटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे। वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाने वाला सिर्फ हम अल्फा पार्टिकल यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी का अरेंजमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? बीटा पार्टिकल होंगे कहीं और मुड़ गए होंगे, गामा रेस कहीं और चली गई होगी। हम सिर्फ कौन सा रे यूज कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल और अल्फा रेस। समझ में आया? ओके। इसके सामने हमने पतली सी एक लेड की स्लिट बनाई। लेड की स्लिट मतलब एक चादर ली लेड की, उसमें बीच में थोड़ा सा छेद कर दिया। समझ आ रहा है? एक पतला सा लेड का क्या लिया? चादर। अब वो ऐसे है, लेकिन जब हम उसको ऐसे रखेंगे तो आपको सिर्फ ये लाइन ही दिखेगी ना, और अंदर ऐसे है शीट। उसमें पतला सा यहाँ पे एक होल किया, ताकि हमको एक सिंगल डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मिले, और ये गोली जैसे चलेगी, बिजली की स्पीड से, लाइट की स्पीड से, ठीक है। ओके, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब शूट होते हैं तो सामने उसके हम क्या रख देते हैं? गोल्ड फॉइल। दिस इज वेरी थिन। मैंने उसका साइज आपको बताया, अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर किसको बोलते हैं? नैनो मतलब 10⁻⁹। अब आपको अंदाजा हो रहा है कितना पतला होता है ये? इतना पतला कर सकते हैं। गोल्ड की ये खूबी है कि इसको इतना पतला कर सकते हैं और ये टूटता नहीं है। इसीलिए तो उसके आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरीज बनती है, उसको कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि लोहे का आप ऑर्नामेंट्स बना लीजिए, ज्वेलरी बना लीजिए, तो लोहे को तो आप मोड़ ही नहीं पाओगे, वो टूट जाएगा इसे ही, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम इसको बहुत पतला कर सकते हैं गोल्ड को, ठीक। इसलिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल यूज़ किया। अब हर चीज़ देखो एटम से बनता है। हर चीज़ किससे बनता है? तो इसमें भी लाखों करोड़ों एटम होंगे, समझे ना, बहुत सारे एटम होंगे। और यहाँ से हम पूरी एक स्ट्रीम भेज रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो ये गोली जैसे आते हैं, ये पूरे गोल्ड फॉइल के अंदर लाखों करोड़ों एटम होंगे। छोटा सा गोल्ड फॉइल लिया, दिखाने के लिए मैंने यहाँ बड़ा बनाया है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब इससे स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करके आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं। अब उनको कैसा रिजल्ट मिला इसको देखिए। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगाई जिंक सल्फाइड की। दिस इज स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि कहीं पर कोई पार्टिकल हिट करे तो वो हमको जलता हुआ दिखे। जैसे लाइट कहीं पर हिट करती है तो वो हमको जलती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये हमने स्क्रीन लगा दिया सर्कुलर मतलब ये हम ओवरव्यू कहाँ से ले रहे हैं? ऊपर से। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि नीचे सेटअप लगा हुआ है, हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू है ये, समझ में आ रहा है? नीचे सेटअप लगा हुआ है, सब आप ऊपर से देख रहे हो, छत पे खड़े होके, ये इस तरह का सेटअप आपको दिखेगा। ये स्क्रीन है, अच्छी ऊंची होगी, ऐसे जैसे एक पतली सी चादर लेके उस चादर को ऐसे मोड़ दिए, समझ रहे हैं? चादर मतलब बेड में बिछाने वाला चादर नहीं, मेटल की चादर, मेटल की शीट, समझ आया? मेटल की शीट लिए लंबी सी और उसको ऐसे मोड़ दिए तो सर्कुलर हो गया। तो ये ऐसे ऊंचा भी है और ऐसे गोल भी है, समझ में आ गई बात? और इसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दिए तो स्क्रीन बन गया ये। अब इसमें जहां भी अल्फा पार्टिकल पड़ेगा वो वाला स्पॉट ऐसे जलने लगेगा, बत्ती जैसे आप लोग लेजर लाइट मारते हो तो ये जलने लगता है। और लेजर की खूबी ये होती है कि जहाँ पे गिरता है वहीं पे जलता है, बाकी जगह नहीं दिखती उसकी रोशनी, ठीक है। तो इसी तरह से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने बनाई और हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाया। तो अल्फा पार्टिकल जब इसके एटम से, गोल्ड फॉइल के एटम से स्ट्राइक हुआ तो उसमें कौन कौन से हमको कंक्लूजन मिले, क्या क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट के बेसिस पर कंक्लूजन क्या बनाए उसको देखिए। तो हमने देखा कि जितने अल्फा पार्टिकल हम यहाँ से भेज रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं और यहाँ पर स्क्रीन में हिट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, जो उनका ओरिजिनल रास्ता है। अगर ये नहीं भी रखा होता तो वहीं जाके सब हिट करते। तो अपने ओरिजिनल पाथ पे चलते हुए
जहां पर उनको स्ट्राइक करना चाहिए, मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्राइकिंग देयर, वहीं पे जाकर के वो स्ट्राइक करते हैं, ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इसमें लाखों करोड़ों एटम हैं, करोड़ों एटम। एटम को आप इमेजिन कीजिए ऐसे छोटे छोटे बॉल रखे हुए हैं, करोड़ों बॉल रखे हुए हैं, क्योंकि हर मटेरियल एटम से बनता है और एटम बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर के साइज का होता है। तो लाखों करोड़ों एटम आ जाएंगे छोटे से फॉइल में भी, है ना। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो चल रहे हैं उनको लाखों एटम से पार होकर के जाना है, टकरा के जाना है, रास्ते में लाखों एटम आने वाले हैं और हम ये देखते हैं कि ये सब पार हो गए, जबकि रास्ते में लाखों करोड़ों एटम हैं और सबसे ये पार हो गए। 99% लगभग अल्फा पार्टिकल हमको ओरिजिनल रास्ते पे ही जाते हुए दिखते हैं। इसका क्या मतलब है, थॉमसन मॉडल में क्या आया था कि पूरी मॉडल में पूरे एटम के अंदर उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कोई भी अगर ये सिंगल एटम है और इस तरह के लाखों एटम यहाँ पे लगे हुए हों और अल्फा पार्टिकल आएगा तो वो मास से टकरा करके वापस चला जाएगा, आगे तो नहीं बढ़ सकता ना, या यहीं कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर हर जगह ऐसे बहुत सारे 1 लाख बॉल ऐसे रखे हों, छोटे छोटे बॉल ऐसे इमेजिन करके देखो, इस तरह के बहुत सारे 1 लाख बॉल ऐसे सामने रखे हों, 1 लाख, तो जब अल्फा पार्टिकल ऐसे आएंगे और इनसे टकराएंगे और इसी में अगर पूरा मास भरा होगा तो इससे टकरा के वापस आ जाएगा या यहीं खत्म हो जाएगा, आगे तो नहीं दिखना चाहिए। यहाँ 1%, 2%, 4% दिखता, इतना पहुंच जाता, लेकिन हम देखते हैं कि 99% अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ जो एटम है, ये सारे एटम, उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, वो एटम कैसा रहता है, खोखला। समझ आया। अगर आप इमेजिन करो ये कांच की बनी हुई बॉल है, ध्यान से समझिए, किसकी बनी हुई बॉल है, कांच की बनी हुई बॉल है और अंदर कुछ भी नहीं है। फुटबॉल कांच की बनी हुई, अंदर कुछ भी नहीं है। इधर से हम लाइट मारेंगे तो क्या होगा, पूरी लाइट जब उस बॉल पे पड़ेगी तो पूरी लाइट छन के निकल जाएगी उस पार और सीधे जाएगी, यहीं स्ट्राइक करेगी। तो ये बिल्कुल कांच के बॉल की तरह एटम बिहेव करते हैं। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब आते हैं, बॉल से टकराते हैं, बॉल के अंदर कोई मास ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो कोई पार्टिकल नहीं है, इसलिए वो टकरा के बाउंस नहीं होते। ठीक है। और जिस तरह लाइट आप मारते हो किसी खोखले बॉल से और पूरी की पूरी लाइट आगे चली जाती है, इसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी आते हैं। इस खोखले बॉल के अंदर जब स्ट्राइक होता है तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स इनके अंदर से छन के यहाँ चले जाते हैं, 99%, वो भी 99.9%। समझ आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था कि एक एटम के अंदर पूरा मास भरा रहता है, जैसे वाटरमेलन के अंदर पूरा वो मटेरियल रहता है रेड कलर का, अंदर कहीं भी खोखला नहीं रहता, खाली नहीं रहता। तो अगर पूरा मटेरियल भरा रहता है तो फिर अल्फा पार्टिकल को टकरा के वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अगर ये टकरा के वापस नहीं जाता, सीधा निकल जाता है, ये क्या साबित करता है, बोलिए, कि पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कुछ भी नहीं होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, वो खोखला होगा। पहला कंक्लूजन ये निकला कि एटम के अंदर का पूरा स्पेस कैसा रहता है, एम्प्टी, खाली। ठीक है, या हॉलो बोलो उसको, एकदम खाली रहता है। ठीक, अच्छा, ये तो ठीक, 99.9% अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। ओके, इसने ये साबित कर दिया कि जितने भी एटम है लाखों करोड़ों, उन सब में से ये छन के ऐसे निकला है और सीधे निकला है अपने ओरिजिनल रास्ते से। इसलिए सारे एटम के अंदर का स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी, खाली रहता है, कुछ भी नहीं रहता। वो समझ रहे हैं, जैसे कांच की बॉल, अंदर कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी लाइट चली जाती है, तो उस तरह से एटम भी रहता है। ओके, ये हो गया। लेकिन फिर भी 0.1% थोड़े से अल्फा पार्टिकल हमको कहीं यहाँ स्ट्राइक होकर के दिखे, थोड़ा सा, ये यहाँ तो पूरी की पूरी बीम दिख गई ना, ये इस तरह की, जितने भी एटम होंगे यहाँ पर आपको पूरी की पूरी लाइट दिखती है, ऐसे पूरी की पूरी लाइट इस तरह से यहाँ पर। ठीक, जितना लंबा भी गोल्ड फॉइल है, यहाँ से ये सारे आएंगे अल्फा पार्टिकल, ऐसे यहाँ पर दिखेगा, तो पूरी लाइट हमको यहीं पे दिखती है। लेकिन हमने देखा थोड़े बहुत इक्का दुक्का, यहाँ पर भी स्पॉट जल रहा है, यहाँ पर भी स्पॉट जल रहा है, थोड़े यहाँ पर आ गए, थोड़े यहाँ पर आ गए, थोड़े यहाँ पर आ गए, लेकिन बहुत कम, ओनली 0.1%। कितना, 0.1%। 0.1% बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है। ये ऑलमोस्ट 99.9% है, 0.1% बहुत छोटा है। तो हो सकता है 8-10 जगह दिखाओ ये स्पॉट। ठीक है, ओके। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल यहाँ भी आकर के स्ट्राइक करते हैं, इसका क्या मतलब है, अल्फा पार्टिकल सीधे रास्ते पे स्ट्राइक तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ भी दिखा, नीचे भी दिखा, इधर भी दिखा, इधर भी दिखा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल मुड़ गया अपने रास्ते से। जरूर बीच में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये मुड़ के इधर चला गया, कुछ मुड़ के यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ,
है ना। और जो नहीं मुड़े, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सीधे चले गए मेन स्क्रीन पर जहां उनको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल रास्ते पर। जो मुड़ गए वो क्यों मुड़े होंगे, कुछ तो रीजन होगा। तो थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल पर ध्यान दीजिए। अल्फा पार्टिकल के पास क्या क्या चीज है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और 4 AMU का मास होता है। समझ आया। तो इसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास 2 ठो चार्ज होता है। चार्ज पर फोर्स लगाता है। कोई भी चीज क्यों मुड़ती है अपने रास्ते से, उस पर फोर्स लगता है। अगर मैं एक बॉल को ऐसे लुढ़का दूं और उस पर फोर्स ना लगे तो वो तो लुढ़कता ही चला जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं। या उसको मोड़ना है तो बिना फोर्स लगाए आप उस बॉल को मोड़ नहीं सकते। तो कोई भी चीज जब मुड़ती है तो इसका क्या मतलब होता है, उस पर क्या लगा है, फोर्स लगा है। अब अल्फा पार्टिकल के पास 2 चीजें हैं, एक तो चार्ज है और दूसरा मास भी है। तो चार्ज होने की वजह से कौन सा फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज पर जब फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर लगता होगा, जिसको कूलम फोर्स भी आप बोलेंगे आगे चल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उसके पास चार्ज है, तो जरूर यहाँ का भी चार्ज होगा और उस चार्ज ने इस चार्ज पर फोर्स लगाया और सेम तरह का चार्ज होगा, इसलिए उसके नजदीक नहीं गया, दूर भाग गया। सेम तरह के चार्ज जब आते हैं सामने तो क्या होता है, रिपल्शन। तो ये रिपल्शन की वजह से इधर भाग गया होगा, इधर भाग गया होगा। समझ में आया, किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। और रिपल्शन कब होता है, जब सेम तरह के चार्ज आमने सामने आते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और हम सब जान रहे हैं कि 2 सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढे जा चुके हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है। अगर निगेटिव चार्ज की वजह से ये डिफ्लेक्ट होता तो ये किधर जाता, दूर कि निगेटिव के नजदीक, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन के पास चले जाना चाहिए था। निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाते, तो इसको इधर ना मुड़ के वहीं मुड़ जाना चाहिए था, एटम के अंदर। लेकिन अगर ये दूर भाग गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब ये किस चार्ज से रिफ्लेक्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज ने इसको क्या किया है, रिपल्शन, इसलिए ये अपने ओरिजिनल रास्ते से हट गया है और डिफ्लेक्ट हो गया है। हमको अलग जगह स्क्रीन पे दिखता है ये, समझ में आया। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज अपना असर रखते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट, पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, और मेन ओरिजिनल लोकेशन पर वो हमको दिखते हैं। इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं है, 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 समझ रहे हैं। क्योंकि अगर इनके रास्ते में भी पॉजिटिव चार्ज आया होता, प्रोटॉन, यहाँ पे एटम के अंदर का प्रोटॉन अगर इनके सामने भी आया होता तो ये भी मुड़ जाते, क्योंकि ये भी तो अल्फा पार्टिकल है ना। लेकिन ये नहीं मुड़ते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनके रास्ते में जब ये अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं तो इनके रास्ते में वो प्रोटॉन नहीं आता, क्योंकि अगर इनके रास्ते में वो प्लस चार्ज आ जाता तो इसको क्या होना पड़ता, ऐसे मुड़ जाना पड़ता, ऐसे मुड़ जाना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले जा रहे हैं। पूरी बीम दिखती है लाइट की यहाँ पे कंटिन्यूअसली जलती हुई, समझ में आया। अगर इनके रास्ते में कहीं भी अल्फा पार्टिकल आता तो ये भी मुड़ जाते, ऐसे इकट्ठे तो नहीं दिखते टॉर्च की फोकस की तरह, समझ में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे थॉमसन ने बोला था कि ये एटम है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे वाटरमेलन के अंदर का मटेरियल, और पॉजिटिव चार्ज जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज है, तो यानी पूरा चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, हर जगह उसको चार्ज मिलेगा, तो ये तो यहीं से वापस चला जाएगा, या इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये सीधे चले जाते हैं, कहीं मुड़ते नहीं, इसका क्या मतलब है, इनके रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है, पूरा एटम खोखला है, इसलिए सीधे चले जाते हैं। तो फिर जो ये मुड़ गए पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये कैसे मुड़ गए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, क्या हर जगह होता है एटम के अंदर, आंसर है नहीं। हर जगह होता तो फिर ये नहीं दिखते, बात समझ में आ रही है। इसलिए हर जगह नहीं होता तो कहाँ होता होगा, एक जगह पर होता होगा, सिर्फ एक जगह पर, समझ में आया। कहां पर होता होगा पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ एक जगह पर होता होगा, और वो बिखरा नहीं रहता, जैसे थॉमसन ने बोला था कि पूरे मास में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जैसे वाटरमेलन का वो रेड पोर्शन जो रहता है उसको आप मास भी बोलेंगे और उसको आप चार्ज भी बोलेंगे, वो पूरा चार्ज भी है और मास भी है, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता। हाँ, एक जगह पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर रहते हैं वो सब ऐसे कंसंट्रेटेड रहते हैं और एक ही पॉइंट पे रहते हैं, एक ही जगह पर। और उस जगह पर जब ये अल्फा पार्टिकल पहुंचता है उसके सामने, तो वो एक लोकेशन पर इकट्ठा हुए पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन
आने वाले अल्फा पार्टिकल को रिपल कर देते हैं, ये मुड़ जाता है। ठीक है, एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहते हैं, और जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहते हैं उसका नाम रदरफोर्ड ने रखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम किसने रखा है? रदरफोर्ड ने रखा है। समझ में आया? पहली बार न्यूक्लियस का नाम किसने रखा? रदरफोर्ड ने रखा। समझ गए? तो उन्होंने बोला देखो एटम के अंदर का पूरा स्पेस खोखला रहता है, खाली रहता है, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल तो निकल ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.1% अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है। उसका रीजन ये है कि कहीं एक जगह पर पूरे पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे, पूरे पॉजिटिव चार्ज, जिसको थॉमसन क्या बोलता था? पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। उसी को रदरफोर्ड क्या बोल रहा है कि वो पूरे एटम में नहीं है, क्या है? ऐसे सिमट गए पूरे, और जितना छोटा से छोटा एरिया में आ सकते थे आ गए। उतने छोटे से एरिया में पूरे प्रोटॉन भरे रहते हैं, पूरे पॉजिटिव चार्ज, और जब उसके सामने कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे फंस जाता है, किसके सामने? न्यूक्लियस के सामने, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ये वापस आ जाता है। समझ में आया? थोड़े से वापस भी आए, उनके एक्सपेरिमेंट में थोड़े से अल्फा पार्टिकल टकरा के जस्ट जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस भी आ गए। ठीक है, और वो कितने? ऑलमोस्ट 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल। 20,000 अल्फा पार्टिकल में कोई एक वापस आता है। बहुत छोटा सा रेशियो है, लेकिन आता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं 20,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे भेजता हूं, उसमें से 19,999 पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, या 19,997 पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कोई एक दो इधर जाता है और कोई एक ऐसे वापस लौट जाता है ओरिजिनल रास्ते में। तो अगर कोई एक ही वापस लौटा है और बाकी 19,997 19,997 पूरे स्ट्रेट चले जा रहे हैं, यानी उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा, पूरा एटम खोखला है, और सिर्फ एक 20,000 में एक ही पार्टिकल ऐसे जाके वापस आया है, मतलब एक ही पार्टिकल के सामने वो पॉजिटिव चार्ज फंसा होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज कितने छोटे एरिया में रहता होगा? अंदाजा हो रहा है? क्योंकि अगर वो बड़े एरिया में रहता, पॉजिटिव चार्ज और कहीं रहता, तो और भी पार्टिकल स्ट्राइक करके वापस आते या डिफ्लेक्ट होते, लेकिन 20,000 में सिर्फ एक ही पार्टिकल वापस आता है। तो इसका क्या मतलब है कि उस 20,000 में जो एक पार्टिकल था अल्फा पार्टिकल, सिर्फ उसी के सामने वो पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस आता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है? बहुत छोटा, और उसी के अंदर पूरे प्रोटॉन सिमटे रहते हैं, कंसंट्रेटेड रहते हैं। ये आ रहा है कुछ ऑब्जर्वेशन समझ में? हाँ जी। तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स इससे निकाले। रिजल्ट्स ये था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अक्रॉस द फॉइल, फॉइल से सीधे स्ट्रेट चले जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल रास्ते से कुछ ये पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। ड्यू टू वाई? क्यों? ड्यू टू रिपल्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ। और हमने देखा कि बहुत थोड़े से पार्टिकल अपने ओरिजिनल रास्ते पे वापस आते हैं। 1 आउट ऑफ अबाउट 20,000 पार्टिकल्स रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये उनका रिजल्ट था। और इससे कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन एन एटम इज हॉलो। क्या मतलब है? देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अक्रॉस द फॉइल। अगर सब के सब सीधे चले गए, इसका क्या मतलब है? एटम कैसा होगा? हाँ, मैं उसका छोटा सा यहाँ पे फिगर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके। सपोज दिस इज अवर एटम, एक एटम को दिखा रहा हूं ना, बुक में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एटम बना करके वो दिखाएंगे। ठीक, एक एटम को देखो, इसमें कौन सा एक्शन होता है। ठीक है, सपोज ये हमारा एटम है, ठीक है, और यहां से अल्फा पार्टिकल आ रही है। बहुत छोटा सा एटम है, सिंगल एटम में आपको आइसोलेट करके बड़ा करके दिखा रहा हूं। हैं यहाँ लाखों एटम ऐसे लाइन से लगे हुए। ठीक, अब यहां से हम अल्फा पार्टिकल को शूट कर रहे हैं, तो हमने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए, ये क्योंकि इनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं। दिख रहा है, ये ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे चला गया, यहाँ से भी ऐसे चला गया, ये भी ऐसे चला गया, ये भी ऐसे चला गया, दिखा, ये भी ऐसे चला गया, ये भी ऐसे चला गया। दिख रहा है? सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? सीधे स्ट्रेट चले जा रहे हैं। दीज आर व्हाट? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल हैं। ठीक, समझ आया? फिर हमने देखा कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल, जैसे यहां से ये गया और ये सीधा जाने के बजाय ये ऐसे मुड़ गया, ये, ठीक, डिफ्लेक्टेड, मुड़ गया। यहां से ये अल्फा पार्टिकल गया ऐसे,
ये सीधा जाने के बजाय ऐसे मुड़ गया, दिस इज रिफ्लेक्टेड, समझ रहे हो। और यहां से अल्फा पार्टिकल गया ये, और हमने देखा कि ये यहीं से रिटर्न हो गया, ऐसा ये आ गया वापस। समझ में आ रहा है ये पोर्शन, ठीक, ये यहां से ऐसे आया, दिस इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। जी दिख रहा है, इधर से गया और ऐसे जाकर के वापस आ गया। 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में कोई एक अपने रास्ते पे वापस आ गया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसी एक के सामने क्या फंसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसी के अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज भरे होंगे। तो जब ये इसके सामने पहुंचता है वापस जा नहीं पाता, रिपल्शन करता है, क्योंकि आने वाला भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियस इसको क्या करता है? रिपल, इसलिए ये अपने ही रास्ते पे वापस आ जाता है। और जो इसके थोड़े नजदीक आया होगा ये तो इससे टकराने नहीं वाला। देखिए इस न्यूक्लियस के सामने नहीं है ये ऊपर वाली लाइन, सामने होती तो इसी रास्ते से वापस आ जाती, इसके थोड़े से नजदीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन हुआ, ये ऐसे भाग गया। इसके ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत भागेगा, जैसे ये सपोज ये आगे नहीं जाता, यहीं से ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, यहीं से ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। आ रहा है समझ में? रिपल्शन होता है तो थोड़ा कोई कम रिपल होता है, कोई ज्यादा रिपल्शन करता है। जो नजदीक होगा वो ज्यादा मुड़ेगा, तो नजदीक वाले ये है तो इसको हमको ज्यादा मोड़ना है, और जो दूर है उसको थोड़ा सा कम मोड़ना है। कम मोड़ने को कैसे दिखाएंगे? ऐसे, ये दिख रहा है, ये दूर वाला कम मुड़ा और नजदीक वाला ज्यादा मुड़ गया, और जो नजदीक होगा वो और ज्यादा इधर जाके मुड़ेगा। इसके नजदीक जैसे सपोज इसके ऊपर से एक लाइन ऐसे गई होगी, यहां जो होगी वो और ज्यादा ऐसे मुड़ जाएगा। यहां पे देखो, ये आ रहा है समझ? जो बहुत नजदीक होगी वो और नजदीक वाली और इधर मुड़ेगी, इस तरीके से। ये समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन। और सिर्फ एक ही वापस आता है, इसका मतलब है उस एक ही न्यूक्लियस के सामने, हीलियम के न्यूक्लियस के सामने वो न्यूक्लियस आया होगा, इसीलिए ये वहां से अपने ओरिजिनल रास्ते पे आ गया। तो अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है? डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुआ? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो उस पॉजिटिव चार्ज का साइज कैसा होना चाहिए? अगर वो पॉजिटिव चार्ज का साइज बहुत बड़ा होता, यानी न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं उसका साइज बड़ा होता, तो बहुत सारे रेस डिफ्लेक्टेड हमको मिलते। बड़ा साइज होता तो ये भी मुड़ जाता, ये भी मुड़ जाता, ये भी मुड़ जाता, ये भी मुड़ जाता, इसके नज़दीक वाला भी मुड़ जाता, इसके नज़दीक वाला भी मुड़ जाता ऊपर नीचे, यहाँ से बहुत सारे आते और बहुत सारे वापस चले जाते। अगर इसका साइज बड़ा होता तो जो भी अल्फा पार्टिकल इसके सामने आता ये अपने रास्ते वापस लौट जाता, दूसरा आता लौट जाता, तीसरा आता लौट जाता, चौथा आता लौट जाता। अब चूंकि सिर्फ एक आके लौटा, इसका मतलब इसका साइज कैसा होगा? न्यूक्लियस का बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट इसी के बराबर, आने वाले हीलियम न्यूक्लियस के बराबर ही इसका साइज होगा, इसलिए ये वापस लौटा है अकेला, क्योंकि कोई और नहीं लौट के जाता। और लौट के जाता तो हम उसका साइज थोड़ा बड़ा मानते, वो भी टकरा के लौट गया होगा। समझ आ रही बात? इसलिए न्यूक्लियस का साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। और उन्होंने इसका साइज एस्टिमेट भी करके हमको बताया, ठीक है? देखिए न्यूक्लियस का साइज ऑफ न्यूक्लियस ये होता है 10 टू द पावर -15 ऑर्डर का मीटर में। रेडियस उसका कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 मीटर में, ये उसका साइज हो गया। और ये जो एटम है पूरा खोखला, उसका भी साइज उन्होंने बताया, साइज ऑफ एटम दिस इज जस्ट 10 टू द पावर -10 मीटर। ये तो आप जान रहे हैं पहले से। कितना होता है एटम का साइज? 10 टू द पावर -10 मीटर। दोनों को जरा डिवाइड करो, देखो कितना आता है। न्यूक्लियस को एटम से डिवाइड कर दो या एटम को न्यूक्लियस से डिवाइड कर दो, करके बताओ कितना आएगा। एटम को न्यूक्लियस से डिवाइड करो या न्यूक्लियस को एटम, किसी से भी डिवाइड करो। मैं इसी को डिवाइड कर दे रहा हूं। जब ये 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -15 + 10 कितना आया? 10 टू द पावर -5। -5 का क्या मतलब है? किसका साइज? न्यूक्लियस का। समझ रहे हो ना? अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं ऐसे दोनों को आपस में, तो ये हमको क्या साइज दे रहा है? 10 टू द पावर -5। ये 10 टू द पावर -5 क्या है? देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम इज 10 टू द पावर -5। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो साइज ऑफ एटम को, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में
तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻5 टाइम्स साइज ऑफ एटम। ये समझ में आया? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10⁻⁻5? 1/10 के आगे कितने जीरो? 5 जीरो। और 1 के आगे 5 जीरो को क्या बोलते हो? 1 लाख। समझ आया? तो 1 मीटर के कितने टुकड़े, कितने टुकड़े करने हैं? ये मीटर में है, तो 1/1 के आगे 5 जीरो, ये 1 लाख हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 है। 1 मीटर के कितने टुकड़े किए? 1 लाख टुकड़े। 1 मीटर इतना ही बड़ा होता है, बहुत भारी नहीं होता। इसके कितने टुकड़े करने हैं? 1 लाख टुकड़े। तो जो उसमें से एक टुकड़ा बनेगा वो एटम का साइज है। समझ आया? या एटम का साइज नहीं कहना चाहिए, हम तो इनको कंपेयर कर रहे हैं ना। एटम का साइज अगर 1 है, देखिए ये 10⁻⁻5 का क्या मतलब है? इधर साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम में उधर ले गया, 10⁻⁻5 टाइम्स साइज ऑफ एटम। तो अगर एटम का साइज आप 1 मानेंगे, 1, तो न्यूक्लियस का साइज उससे कितने गुना छोटा होता है? आंसर है 1/10⁵, यानी 1 कितने जीरो नीचे में? 5 जीरो, 1 लाख। तो एक एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज कितने गुना छोटा होता है? 1 लाख गुना छोटा होता है। समझ में आया ये या नहीं आया? बोलिए, आया? एक एटम से न्यूक्लियस कितने गुना छोटा होता है? 1 लाख गुना छोटा होता है। या एक न्यूक्लियस से एक एटम कितने गुना बड़ा होता है साइज में? 1 लाख गुना बड़ा होता है। ये अंतर समझे? इसको प्रैक्टिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक छोटा सा टेनिस का बॉल, आप लोग क्रिकेट में खेलते हो, टेनिस का बॉल, टेनिस के बॉल को इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है। क्या है? टेनिस के बॉल को क्या इमेजिन करना है? न्यूक्लियस है। कितना छोटा सा है? इसी के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर टेनिस का बॉल न्यूक्लियस मान रहा हूं, तो एटम कितना बड़ा होगा? इस कमरे के बराबर? नो, कमरे के बराबर नहीं। देखिए यहां से जाइए 5 किलोमीटर दूर। कहां से? इसको सेंटर मानिए जहां आप बैठे हैं, और कितने दूर जाना है आपको? 5 किलोमीटर। बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। कितना दूर जाना है यहां से आपको? 5 किलोमीटर दूर। और 5 किलोमीटर दूर जाके यहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके ऐसे घूमिए और घूम के वापस वहीं चले जाइए 5 किलोमीटर दूर। और यहां से हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो? 5 किलोमीटर। कितना बड़ा सर्कल बना? इसको एक स्फीयर इमेजिन कीजिए, फुटबॉल। समझ रहे? यानी फुटबॉल का सेंटर और उस सेंटर से फुटबॉल का बाउंड्री कितना दूर है? 5। ये रेडियस कितना हो गया फुटबॉल का? 5 किलोमीटर। कितना बड़ा एरिया कैप्चर होगा? इतना बड़ा फुटबॉल इमेजिन करो जिसका रेडियस 5 किलोमीटर दूर है। बहुत सारे गांव आ जाएंगे इसमें, बहुत बड़ा शहर बस जाएगा। तो ये एक छोटा सा बॉल, ये न्यूक्लियस है। और एटम का साइज इसके कंपैरिजन में कितना होता है? 5 किलोमीटर दूर जाइए और एक स्फीयर बना लीजिए, फुटबॉल बना लीजिए। इतना बड़ा एटम रहता है और उसके अंदर एक छोटा सा टेनिस का बॉल न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन। ये समझ में आया? ये उनका कहने का मतलब है कि एक एटम से एक न्यूक्लियस 1 लाख गुना छोटा होता है। और 1 लाख गुना छोटा होने का मतलब यही है कि अगर न्यूक्लियस एक टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल, तो फिर एटम कितना बड़ा होगा? 5 किलोमीटर का रेडियस लेकर के फुटबॉल आप इमेजिन कर लीजिए कितना बड़ा बन सकता है। उतना बड़ा एटम होता है। समझ गए? मैं ये मिसाल देता रहता हूँ कि ये घर है, जितना बड़ा हॉल है, एक छोटी सी पेन की नीब ऐसे चला दीजिए, बीच में रख दीजिए, वो जितना बड़ा पॉइंट बनाएगा वो न्यूक्लियस है। और इससे ये 1 लाख गुना बड़ा है कमरे की जगह, स्पेस। ठीक है? ये एटम का साइज होता है और न्यूक्लियस का। तो ये चीज समझ में आया? तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखे होते हैं जी? न्यूक्लियस में। ये जो सेंटर बना एटम का, इस सेंटर का नाम क्या रखा रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस रखा। याद रहेगा ये? अच्छा, अब ये तो चलो समझ में आ गया कि थॉमसन का जो मॉडल था वो बोलता था कि पूरा मास, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एक एटम के अंदर। वो तो खत्म हो गई बात, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, कोई टक्कर वक्कर नहीं हो रहा। 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं। कोई एक आध ही टक्कर करके पीछे आता है या इधर उधर जाते हैं। तो इसका मतलब है जिससे टक्कर हुआ है वो बहुत छोटा है साइज में, न्यूक्लियस, इसीलिए वापस आते हैं। ठीक है? तो ऑलमोस्ट हमको समझ में आया कि एटम का साइज कैसा होता है। अंदर से खोखला रहता है, साइज तो 10⁻⁻10, न्यूक्लियस 10⁻⁻15, और एटम अंदर से पूरा खोखला रहता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता। हाँ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत सेंटर में रहता है। और पूरे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा जमा होकर के उसी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो पूरा मास और पूरा चार्ज कहाँ पे आ जाता है? न्यूक्लियस में आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ही एटम का मास है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम काउंट ही नहीं करते, है ना? तो पूरा मास, एक एटम का पूरा मास और एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से होते हैं?
प्रोटॉन की वजह से, और वो सब कहाँ रखे हुए हैं, न्यूक्लियस। इसलिए पूरे एटम का मास किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से, और चार्ज भी किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से। तो ये हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन एन एटम इज हॉलो, खाली रहता है, एम्प्टी भी आप बोल सकते हो इसको। ओके, मैक्सिमम मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास कहाँ रखा हुआ रहता है, सेंटर पर। उस सेंटर का नाम क्या रख दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस रख दिया। ये 2-3 लाइन का कंक्लूजन हो गया। अब इसके बेसिस पर उन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया अपना। क्या बताया, हाँ अब देखिए एटम का चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि कहाँ रखा हुआ है, न्यूक्लियस में। अब इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी चाहिए, और हमको पता है दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी, इलेक्ट्रॉन वो भी खोजा जा चुका है, प्रोटॉन भी खोजा जा चुका है। तो अब एटम की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन होगी, तो उन्होंने अपना मॉडल बताया। क्या बनाया, हाँ अपना एटम का मॉडल प्रपोज किया, दुनिया को बताया कि देखो भाई एटम ऐसा होता होगा। उसमें तो पहली चीज तो यही क्लियर हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। अब बारी आई इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें, क्योंकि थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता था, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता था वहीं वहीं अंदर उसी के, जैसे वाटरमेलन के सीड्स पूरे बीज उसके इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही उन्होंने निगेटिव चार्ज बोल दिया था। इन्होंने कहा नहीं, प्लस के अंदर मैं माइनस बोल दूंगा तो इसे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता है और निगेटिव चार्ज कहाँ होगा। तो उनका कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जगह रहती है, समझ रहे, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जगह रहती है वहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये यहां पर ये ऐसे चलता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उस समय तक पता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट की रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा देखो पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ये जो बाहर की स्पेस खाली रहती है वहां रहेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन खड़ा रहता है, ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा रहता है, ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पूरे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये खड़ा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, खींच लेंगे, खींचेंगे तो ये गिर जाएगा। अल्टीमेटली बात वही हो जाएगी जो थॉमसन ने किया था कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही नेगेटिव चार्ज रहता है। तो अगर ये यहाँ खड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या कूलम फोर्स से या इलेक्ट्रिकल फोर्स से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और बात वही हो जाएगी, प्लस में ही माइनस आ गया, खत्म, डिफ्यूज हो गया वो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या एटम फिर अस्तित्व में आ सकेगा, एटम जिंदा रह पाएगा क्या, बोलिए। अगर माइनस चार्ज न्यूक्लियस में ही चला गया तो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि फोर्स तो लगता है चार्ज के बीच में, ये तो पता था, मैक्सवेल ने ही बता दिया था। समझ में आ रहा है, बोलिए बोलिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही हो रही कि यहाँ तो ठीक है, न्यूक्लियस समझ में आता है, पॉजिटिव चार्ज, पूरे अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं, ये इसका प्रूफ है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बाकी एरिया खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या हो रही, इलेक्ट्रॉन को कहाँ जमाएं, क्योंकि अब तो मॉडल बताना है ना एटम का कि ऐसा दिखता है, ये सब डिस्कवरीज हो गई, अब मॉडल बनाना है। तो मॉडल बनाना है तो भाई ये कहाँ रखूँ मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को तो समझ में आ गया हिसाब किताब, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखूँ। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन को बाहर रखेंगे, जो बाहर की स्पेस रहती है, क्योंकि एक ही जगह पर प्लस माइनस नहीं रख सकते थॉमसन के मॉडल की जैसे, नहीं तो वो तो ऐसे ही न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म, न प्लस बचा न माइनस बचा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस से बाहर रहता है, लेकिन अब रहता कैसा है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है, तो बोले खड़ा रहता है। तो अगर खड़ा रहेगा तो ये प्लस चार्ज माइनस को क्या करेगा, खींच लाएगा, और खींचेगा तो ये फिर आ गया, खत्म, प्लस के अंदर ही घुस गया ना ये, तो खत्म हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि अब एटम को हम कैसे एक्सप्लेन करें, उसकी स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर मैं इसको स्टेशनरी मानता हूं, स्टैंड मानता हूं, रेस्ट पर मानता हूं, तब तो ये गिर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, खींच के, अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। तो मजबूरी में उनको बोलना पड़ा कि देखो भाई वो खड़ा नहीं रहता, स्टैंड नहीं रहता, स्टेशनरी नहीं रहता, तो क्या करता है, चलता रहता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्यों, अगर स्टेशनरी रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में ही चला आएगा, और अगर चलता रहेगा, ध्यान से देखिए, ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहेगा तो फिर नहीं आएगा क्या, क्या फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन जब भी कोई चीज घूमती है उस पर एक और फोर्स लगता है बाहर फेंकाने वाला, जैसे पत्थर पर धागा बांध के आप पत्थर को घुमाइए, घुमाए, पत्थर घूमता है धागे के साथ, जैसे जैसे धागा घुमाओगे पत्थर भी घूमेगा इस तरीके से, और धागा काट दो तो पत्थर किधर जाता है, घूमते ही रहता है।
तो किधर जाता है, सीधे चला जाता है। जैसे ही धागा कटेगा, ऐसे पत्थर घूम रहा है, धागा कटा, ये ऐसे चला गया, सीधा भाग जाएगा, फिर वो घूमते नहीं रहेगा। इसका मतलब है पत्थर पर किधर फोर्स लगा, अगर वो सीधे चला गया तो बाहर की डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में। तो जब भी कोई चीज चलती है उस पर एक फोर्स किधर लगता है, बाहर ले जाने वाला। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? और अंदर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर ले जाने वाला, सेंटर की तरफ ले जाने वाला सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर ले जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल। तो बढ़िया सा जवाब मिल गया हमको कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लेंगे तब तो ये गिर जाएगा न्यूक्लियस में ही, खत्म स्टोरी, ठीक है। लेकिन हम अगर ये बोल देते हैं कि ये गोल गोल घूमते रहता है ऐसे अपने रास्ते पे, न्यूक्लियस पॉजिटिव के चारों तरफ, क्योंकि पॉजिटिव ही इसको पकड़ के खींचता है, फोर्स लगाता है। और ये पूरा पिक्चर किसकी वजह से आ रहा है दिमाग में, क्योंकि उनके दिमाग में हमारा सोलर सिस्टम था। कौन सा सिस्टम? सोलर सिस्टम। और उस समय तक न्यूटन्स के लॉ डेवलप हो चुके थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अर्थ क्यों सन के चारों तरफ चक्कर लगाती, मून क्यों अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कोई भी चीज क्यों गिर जाती ऊपर से नीचे, ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये उस समय तक डिस्कवर्ड हो चुका था ग्रेविटेशन। और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी डिस्कवर हो चुके थे। कूलम ने इलेक्ट्रिकल फोर्स पहले बनाया है, न्यूटन ने बाद में बनाया है ग्रेविटेशन का फोर्स। तो अगर न्यूटन की थ्योरी आ चुकी थी तो पहले कूलम का और आ चुका रहा होगा, उससे पहले ही आ चुका था। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की थ्योरी भी थी उस समय तक और न्यूटन की थ्योरी भी थी उस समय तक। और इनके दिमाग में पूरा कीड़ा काहे का चल रहा था, सोलर सिस्टम का, कि भाई सन के चारों तरफ भी तो अर्थ घूमती ही है ना, अर्थ तो नहीं गिर जाती सन में। क्यों? अगर नहीं घूमती तो गिर जाती, मास पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता है, अगर अर्थ खड़ी रहती तो सन खींच लेता, गिर जाती सन में ही, लेकिन गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि घूमते रहते हैं अर्थ। और जब भी कोई चीज घूमता है उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स अंदर लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर लेता है। तो अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स कैसा हो जाता है, बराबर, इसलिए बस वो घूमते ही रहती है अपनी जगह पर, गिरती नहीं सन में। तो यही जवाब इन्होंने भी दिया कि इलेक्ट्रॉन भी क्या करता होगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता होगा। हाँ, ये किसकी जगह है, सन की जगह, न्यूक्लियस। जिस तरह से सन अर्थ को घुमाता रहता है अट्रैक्शन का फोर्स लगा के, ग्रेविटेशन का, उसी तरह से न्यूक्लियस भी क्या है हमारा, सन। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या हमारा, प्लैनेट, जैसे अर्थ। और ये जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है सन के चारों तरफ। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोला ये प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने नाम क्या रखा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को वो बोलते थे प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये पूरा पिक्चर कहां से खींचा है उन्होंने, सोलर सिस्टम से। जैसे हमारे सोलर सिस्टम्स चलते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये सब कुछ आ रहा है जी समझ, या नहीं आ रहा है? हाँ, अब इसमें समझते जाइएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये चला ऐसे घूमा, ठीक है, अर्थ भी घूमती है, अर्थ स्टेबल है, गिरती नहीं सन में, न बाहर चली जाती है। बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स अंदर लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर लेता है। इसलिए अर्थ क्या होती रहती है, चारों तरफ घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है। ठीक है जी, डिस्कवर्ड हो गया, ये समझ में आ गया। तो ये मॉडल उन्होंने बना दिया, पेश कर दिया, और मार्केट में आ गया, ये लॉन्च हो गया कि सेंटर में क्या रहता है एटम के, न्यूक्लियस, और चारों तरफ कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। और वो खड़े रहते हैं कि घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? अगर नहीं घूमेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, अट्रैक्शन के फोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जाएंगे, खींच लेगा न्यूक्लियस। और अगर घूमते रहेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन के फोर्स को कौन बैलेंस कर लेगा, बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बस इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहेगा। ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मॉडल आ गया और एक और आदमी पैदा हुआ, ठीक है, मैक्सवेल। कौन? उसने थ्योरी बनाई कि देखो भाई, कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है, चलती है, उसके पास वेलोसिटी होती है, चलेगी तो वेलोसिटी होगी, है ना, एनर्जी होगी तो वेलोसिटी होगी। कोई भी चीज जब चलती है ना तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? किस चीज को बोलते हैं एक्सेलरेशन, जो उसकी स्पीड को बढ़ा दे, चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इवन स्पीड ना भी बढ़े, कांस्टेंट स्पीड से भी कोई चीज चल रही हो तो भी एक्सेलरेशन इसे वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से प्रभावित होती है, एक मैग्नीट्यूड नंबर और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी बदल गई तो एक्सेलरेशन बदल गया, चेंज हो गया। समझ रहे हैं? यानी वेलोसिटी बदल गई, स्पीड बदल गई, तो स्पीड जहां चेंज हुई उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन आ गया। मेरी बात समझ में आई? स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी समझ रहे हैं ना, जितने स्पीड से हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, बोलिए,
वेलोसिटी समझ में आई। तो जब ये घूमता होगा तो इसकी कुछ स्पीड होगी ना घूमने की, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अब ये बताओ क्या ये सीधे रास्ते में जा रहा है, ये रास्ता चेंज कर रहा है, फिर 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 चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? रास्ता तो वही है, डायरेक्शन कहना चाहिए मुझे। पहले इधर जा रहा है, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर, ये डायरेक्शन चेंज हुआ। बोलिए बोलिए। वेक्टर क्वांटिटी की खासियत ये है कि नंबर, उसकी स्पीड नंबर, जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये नंबर हो गया, और दूसरा इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ये डायरेक्शन हो गया। नंबर, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चीज बदली तो हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी बदल गई। वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी बदल गई, स्पीड बदल गया, चेंज हो गया। और जहां वेलोसिटी चेंज हुआ क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने का रीजन क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जहां होगा वहां एनर्जी खर्च होगी। समझ गए कि नहीं समझे? आप मोटरसाइकिल को 30 की स्पीड से चलाते हो और 30 की स्पीड से ही चलाते रहते हो, तो वो मान लीजिए थोड़ा सा पेट्रोल यूज करता है गाड़ी इंजन जलाने के लिए, कितना 10 ml पेट्रोल यूज करता है अगर आप 30 की स्पीड से जाते हो। लेकिन अगर आपने स्पीड को 70 कर दिया तो क्या अभी भी 30 का पेट्रोल यूज होगा, 30 ml की ज्यादा फिर जलने लगेगा पेट्रोल, स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा जलने लगेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च होने लगती है। तो अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब है एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आया तो एनर्जी ज्यादा खर्च होने लगेगी। समझ में आ रहा है? इसको ओवरव्यू समझिए, क्योंकि अभी आप ना वेक्टर क्वांटिटी जान रहे हो ना और कुछ जान रहे हो, इसलिए ओवरव्यू समझिए इसका। अब प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, जब मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बोला देखो भाई ये घूमता है, अच्छी बात है, इसकी कुछ स्पीड होगी, आगे हम ये स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे जब बोहर्स का मॉडल हम पढ़ेंगे। तो बोहर्स ने इसका स्पीड भी कैलकुलेट करके बताया हाइड्रोजन एटम के लिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, उसका डिस्टेंस कितना रहता है न्यूक्लियस से, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर ये चल रहा है, ये बार बार डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन। क्या आ गया? और जब भी आप एक्सेलरेट करते हो किसी भी चीज को, एनर्जी खर्च होती है कि नहीं ज्यादा। 30 की स्पीड में कम पेट्रोल जलता है, कम एनर्जी खर्च होती है। 100 की स्पीड कर दिए तो ज्यादा पेट्रोल जलेगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। एक्सेलरेशन आ गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ 10 है, यहाँ भी स्पीड 10, यहाँ भी स्पीड 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, हर जगह तो 10 की स्पीड से चल रहा है, फिर वेलोसिटी कहाँ बदली? तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेक्टर सिर्फ नंबर के बदलने से नहीं बदलता, और कौन सी चीज इफेक्ट करती है उसको, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बदला ना, तो डायरेक्शन बदला, भले स्पीड सेम है इलेक्ट्रॉन की चलने की, लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी बदल गई। और चेंज इन वेलोसिटी क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन। और कोई भी चीज चलने वाली अगर एक्सेलरेट हो जाए तो फिर उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। समझ गए? ये समझ में आया थ्योरी? एनर्जी क्या होती है, ज्यादा खर्च होती है। अब बात बताओ, आपको मैंने पेट भर खाना खिला दिया है और मैं आपको चलने बोल रहा हूं, चलते चलते मैंने कहा नहीं दौड़ना स्टार्ट कर दो, आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी कि नहीं? दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, कितनी देर दौड़ोगे? जब तक बॉडी में एनर्जी रहेगी। जब आपकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई तो फिर आप क्या करोगे? दौड़ते रहोगे क्या? कब तक दौड़ सकते हो? जब तक एनर्जी बॉडी में, आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, थोड़ी देर बाद पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म, आप वहीं गिर गए, क्योंकि आपसे फिर उठा भी नहीं जाएगा। बस यही होता है। मैक्सवेल ने कहा कि देखो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, इधर देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और कोई भी चीज सर्कल में जब एक्सेलरेट हो जाता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने लगी, कम होने लगी, खर्च होने लगी। और जब किसी चीज की एनर्जी खर्च होगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा बोलिए? एनर्जी जब खर्च होने लग जाएगी तो क्या ये उसी स्पीड से घूमेगा? आंसर है नहीं, स्पीड क्या होने लगेगी, कम। और अगर स्पीड कम होने लगी, पत्थर ऐसे जिसको धागे से बांधे थे वो धीरे धीरे घूमने लग गया, तो क्या होगा, बाहर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आया? तेज घुमा रहे हो तो बाहर का फोर्स ज्यादा लगता है, धीरे घूमने लगेगा तो बाहर लगने वाला फोर्स कम, और अंदर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। और बाहर का फोर्स कम हुआ, अंदर का फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है हमको? हमको प्रॉब्लम है, देखिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ध्यान से समझो इसको, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और हमने बोला एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया, एनर्जी खर्च होने लग गई, एनर्जी कम होने लग गई। तो एनर्जी जब कम होगा तो बाहर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम, अंदर वाला अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा। तो ये क्या करेगा, घूमते घूमते धीरे धीरे न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, घूमते भी जा रहा है, नजदीक भी आ रहा है, तो एक ऐसा शेप बनेगा
ये शेप ऐसा बनता है, देखिए ये ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते एक्सेलरेट हुआ तो ये उस रास्ते से हट गया, देखो दूसरे रास्ते पे आ गया, फिर और बाहर का फोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये और सकरा सर्कल बना रहा है। ठीक है, दिख रहा है इसका सर्कल कैसा बनते जा रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये। और ऐसे घूमते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये क्या होगा, इसमें ऐसे गिर जाएगा, ये समझ में आया। ये स्पाइरल बनता है, कौन सा पाथ हो गया ये, स्पाइरल। आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो ना, बाइंडिंग कॉपी में जब ब्लैंक पेपर लेते हो उसकी बाइंडिंग करवाते हो, या प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो उसकी बाइंडिंग करवाते हो, ऐसे बनता है वो स्पाइरल बाइंडिंग। देखे हो, नहीं देखे हो स्पाइरल बाइंडिंग, देखे है ना। तो ये स्पाइरल बनता है और इसकी एनर्जी, बाहर एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है इसलिए बाहर वाला फोर्स क्या हो गया है, कम, तो अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। भाई जब बैलेंस थे, बराबर थे, तब ये ऐसे घूम रहा था, अब बाहर का कम होगा तो अंदर का ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा तो एज ए रिजल्ट इसको जाना पड़ेगा उसकी तरफ। तो ये ऐसे जाते 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 स्पाइरल करते करते, इसका साइज देखिए, एटम का साइज क्या हो रहा है, छोटा छोटा, क्योंकि साइज कौन बनाता है, बाहर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। अंदर तो न्यूक्लियस छोटा सा रहता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो साइज ये है एटम का। धीरे धीरे ये साइज क्या हो रहा है, छोटा, छोटा को बोलेंगे श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। क्या हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है, श्रिंक। और श्रिंक होकर धीरे 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 ये इसी में गिर जाएगा और बात वही हो जाएगी कि प्लस में माइनस आ गया, खत्म, तो एटम ही खत्म हो गया दुनिया से। तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक। और इसको ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा ये भी कैलकुलेट करके बताया मैक्सवेल ने। उसने बोला कि ये टाइम लगेगा 10⁻⁸ सेकंड मात्र। एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने के लिए, स्पाइरल करके गिरने के लिए मात्र कितना टाइम लगता है, 10⁻⁸ सेकंड, बहुत छोटा है। एक सेकंड के कितने टुकड़े करने हैं, 1/8 जीरो लगाओ 1 के आगे, होगा करोड़, करोड़ से तो पार चला गया, 10 करोड़, 10 करोड़ बनता है पक्का। हाँ, तो एक सेकंड के 10 करोड़ टुकड़े कीजिए, इतना छोटा सा टाइम लगता है, उतने में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। और अगर न्यूक्लियस में गिरा इलेक्ट्रॉन तो प्लस माइनस चार्ज मिले, न्यूट्रलाइज हो गए, खत्म, न प्लस रहा न माइनस रहा। अगर प्रोटॉन नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो फिर एटम काहे का रहा, एटम भी नहीं रहेगा। आ रही बात समझ। इसलिए ऐसा होता तो नहीं है, तो नहीं होता है तो भाई समझाओ, एक्सप्लेन करो। तो इसका कोई जवाब नहीं था, किसके पास, रदरफोर्ड के पास। क्यों, मैक्सवेल का ये बिल्कुल ठीक था, क्या कहते हैं उसका ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक था कि जब भी कोई चीज चलेगी, एक्सेलरेट होगी, तो एनर्जी रेडिएट करती है बाहर। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब अगले मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है तो एक्साइटेड हो जाता है, एक्सेलरेशन के मारे, खुशी के मारे भाग जाता है दूसरे ऑर्बिट में, और वहां से जब नीचे आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। यही चीज तो मैक्सवेल बोला, उसने बोला कि देखो भाई ये चल रहा है, ठीक है, चलने से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी बदली मतलब एक्सेलरेशन आ गया। किसी भी चीज के पास जो चल रहा है, हर चलने वाली चीज के पास अगर एक्सेलरेशन आया तो मतलब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी रेडिएट करना मतलब क्या, खर्च करना, खर्च करेगा तो कहीं तो जाएगी ना एनर्जी, एनर्जी ये बाहर निकालेगा। तो ये एनर्जी बाहर निकाल रहा है तो इसकी अपनी एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है तो ये धीरे से गिर जाएगा। इसमें समझ में आया रीजन। अब ये गिर जाएगा तो इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा एटम का, और उसको इतना टाइम लगेगा 10⁻⁸ सेकंड। लेकिन हकीकत में ऐसा होता तो नहीं है, तो तुम समझाओ क्यों नहीं होता फिर। क्योंकि अगर ये घूमेगा एनर्जी कम होगी, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा अगर घूम रहा है तो। समझ में आया। और एक्सेलरेशन आता है तो वो गिर के खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम समझाओ ना भाई कि क्यों नहीं गिरता, ये मॉडल तुम्हारा है रदरफोर्ड का, बताओ क्यों नहीं गिरता। क्योंकि मेरे थ्योरी के हिसाब से तो एक्सेलरेशन कर रहा है, और एक्सेलरेशन कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है और उसको गिर जाना चाहिए। और वाकई में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं गिरता, एटम का अस्तित्व बना रहता है, वो बाहर घूमता रहता है। तो रीजन दो ना कि क्यों नहीं गिरता, एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी उसकी एनर्जी क्यों कम नहीं होती, क्यों नहीं गिर जाता वो। और इस क्वेश्चन का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आ रही बात समझ। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि ये पहला ही ऑब्जेक्शन था कि इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन खड़ा रहता है स्टेशनरी तो अट्रैक्शन फोर्स से गिर जाना चाहिए, और अगर आप बोलते हो कि चलता रहता है तो फिर एक्सेलरेट होता रहता है, एनर्जी कम होती रहती, रेडिएट करता रहता है, और स्पाइरल होकर उसको गिर जाना चाहिए। दोनों चक्कर में फंस गए, स्टेशनरी भी नहीं बोल सकते और मूविंग भी नहीं बोल सकते। मूविंग बोलने में भी लफड़ा है, फंस जाएंगे, वो तो गिरेगा ही, स्पाइरल बन के गिर जाएगा। अब जवाब दो कि इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता तो क्यों नहीं गिरता, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्शन हमारे पास है और इसका जवाब नहीं था उनके पास। ठीक है, लाइफ ने इतना टाइम नहीं दिया कि उसका जवाब ढूंढ के वो पुटअप कर सके
और फिर ये मॉडल फेल हो गया, और इन्हीं सबको एक्सप्लेन करने के लिए फिर बोहर का मॉडल आया। ठीक, तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरा लिमिटेशंस ये भी है कि देखो इसमें ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगला ऑर्बिट तो इन्होंने बताया ही नहीं ना, समझ रहे हो, समझे? तो अगर नहीं बताए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके नहीं जा सकता, फिर यहां नहीं आ सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में नहीं आ सकता तो एनर्जी भी रेडिएट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी बाहर निकालता है वो हमको कैसे दिखती है? अलग अलग कलर में दिखती है। ठीक, और कलर को जब हम स्क्रीन में उतार लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी को बाहर निकालता है, किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। और उसको हम कैसे पहचानते हैं? कलर से। स्क्रीन लगा देंगे, कलर दिखेगा अलग अलग, ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, अलग अलग कलर दिखते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? जो कलर हम स्क्रीन में ले लेते हैं, जो लाइट निकलती है एटम से, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करो इस मॉडल से, कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑर्बिटल ही नहीं है तो कहां से आएगा जाएगा? ये आने जाने का तो जुगाड़ ही नहीं बोल रहे हो। तो इसमें से जो लाइट निकलती है एटम में से, वो जो स्पेक्ट्रम बनता है डिफरेंट कलर का, भले वो आंख से दिखता हो या ना दिखता हो, उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करके दिखाओ इस मॉडल से। तो उसका भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन कैसे करता है? एक एटम से दूसरे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है, ऊपर नीचे एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में, एनर्जी छोड़ के बाहर निकाल के लोअर ऑर्बिट में आता है। तो जो एनर्जी छोड़ता है वही तो लाइट बन के हमको दिखती है बाहर। ठीक है, तो एक्सप्लेन करो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। इसमें ऑर्बिटल ही नहीं तो कैसे एक्सप्लेन होगा? बात समझ में आ रही है? इसलिए लाइट स्पेक्ट्रम भी इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता। समझ में आई बात? वो भी बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन होता है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशन समझ में आ रहे हैं। नंबर 1 क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है? ये स्टेबिलिटी। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कुछ भी बोलिए उसको। समझ में आया? नहीं आ रहा है? बोलिए, आ रहा है? हाँ जी। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है इसका? कि ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, और कोई है? और कुछ है? सोच के देखिए, सोच के देखो और बताओ। ये नोट कर लें सबसे पहले एटॉमिक मॉडल कि क्या एज्यूम करके उन्होंने मॉडल बनाया। पहला, एंटायर मास ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बाद में खोजा गया, लेकिन वो भी कहाँ माना जाएगा? न्यूक्लियस पर। सो इसको भी शामिल कर लेते हैं। एंटायर मास ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड द टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। पूरा चार्ज और पूरा मास कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस पे रहेगा। ये उनका मॉडल है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? तो न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस रहता है बाहर में, वहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। सो इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मूव्स वेरी फास्ट इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जिस रास्ते पर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चलता है उस पाथ का नाम उन्होंने क्या रखा? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट नाम भी सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ओके, टू एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर जाता, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या बोला? एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट स्टेशनरी, दे वेयर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन खड़ा नहीं रहता, चलते रहता है, जिसकी वजह से अंदर लगने वाला अट्रैक्शन और बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो जाता है बराबर। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं। लेकिन फिर भी जब मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने क्या बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चलता है, ध्यान से समझिए फिर से, मैक्सवेल ने क्या बोला? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में चलेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से, तो वो एक्सेलरेट होगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है उससे एनर्जी बाहर निकलती है, यानी उसकी अपनी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होगी तो ये क्या करने लगेगा? धीरे धीरे न्यूक्लियस के नजदीक आने लगेगा। समझ रहे हैं ना? एनर्जी कम हुई मतलब इसके घूमने की स्पीड कम हो गई, तो ये न्यूक्लियस के नजदीक आता है, स्पाइरल बनाते बनाते गिर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। इसमें ये मॉडल किसको देख करके बनाया था न्यूक्लियस ने? सोलर सिस्टम को। सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है और अर्थ गिरती नहीं, तो भाई इसमें ये भी तो ऑब्जेक्शन उठ सकता है कि अर्थ भी तो नहीं गिरती, और आप क्या बोल रहे हो? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा, एक्सेलरेट होगा, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन आएगा, तो वो जरूर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उसका जो रेडियस है वो छोटा होता जाएगा, साइज श्रिंक होता जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो अर्थ क्यों नहीं गिरती? तो याद रखिएगा ये नियम किसके लिए? चार्ज पार्टिकल के लिए, जो चार्ज होगा। अर्थ के पास चार्ज है क्या? नहीं है, अर्थ न्यूट्रल है, इसलिए ये नियम वहां नहीं लगता। समझ में आ रही बात? तो कहां लगेगा? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है इसलिए इस पे लगेगा। चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट होगा उससे एनर्जी निकलती है। अर्थ चार्ज नहीं है इसलिए अर्थ से एनर्जी नहीं निकलती, उसकी एनर्जी कम नहीं होती, इसलिए वो घूमती रहती, गिरती नहीं है। समझ आया?
तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो ये हमारा एटॉमिक मॉडल का एजम्पशन हो गया उनका, और ये कुछ लिमिटेशंस आप नोट कर लीजिए। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहला मुद्दा, और दूसरा स्पेक्ट्रम, लाइट कैसे निकलती है एटम से और क्यों निकलती है, उसका भी रीजन नहीं था उनके पास। तो ये समझ में आ गया, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग फिर कुछ और डिस्कशन करते हैं और अगले मॉडल देखेंगे।